गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पाथ क्रिएटर एकेडमी में आपका स्वागत है। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम वापस से डिस्कस करेंगे जीके जीएस साइंस एमपी जीके और करंट अफेयर के जो 50 नंबर का पोर्शन बनता है उसके बारे में, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सिलेबस को हम एक बार और आगे की स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट नंबर 1 अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। हर दिन आपको 9 बजे PYQ सेशन के पार्ट नंबर 50 नंबर वाला जो पोर्शन है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। ये पार्ट नंबर 2 है। इसी तरीके के 8 से 10 पार्ट आएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये 50 नंबर कहाँ से डिस्कस हो रहे हैं। आपको पता होगा कि पूरा का पूरा SI का पेपर 200 नंबर का आता है, जो कि नॉन टेक्निकल का रहता है। उसमें से ये 50 नंबर हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं मिशन प्रहार के अंदर। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है। आगे डिस्कस करते हैं हम अपना सिलेबस के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस ही लगा के रखा है, ताकि एक माइंड में पूरा सिलेबस सेट हो जाए कि किस वे में हमको स्टडी करनी है। देखिए, पूरा SI का पेपर होता है 200 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें कि 70 मार्क्स आपके हिंदी के होते हैं और 30 मार्क्स जो रहते हैं आपके इंग्लिश के रहते हैं। जो कि इंग्लिश का सिलेबस आपको ये दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो 100 बचता है उसमें से भी 50-50 के दो पोर्शन हो जाते हैं। एक जो 50 मार्क्स का जो पोर्शन रहता है उसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, MP GK GS करंट अफेयर हिस्ट्री जियोग्राफी, जो कि वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट रहता है, वो 50 नंबर का जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, उसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा सेक्शन जो 50 नंबर का रहता है उसके अंदर आपका रीजनिंग और मैथ ही आता है, ओनली रीजनिंग और मैथ। ठीक है, इसके 50 क्वेश्चन, ये सीरीज हम खत्म करने के बाद यही 50 क्वेश्चन पे आएंगे। फिर हम 70 मार्क्स का हिंदी कवर करेंगे और लास्ट में हम इंग्लिश कवर करेंगे। इस तरीके से हम अपने वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे। ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस है। इस तरीके से इंग्लिश के पोर्शन से ये क्वेश्चन आते हैं। अगला जो मैंने, देखिए यहाँ पे हिंदी का भी पूरा सिलेबस लगा के रखा है, किस किस जगह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने। टोटल 70 मार्क्स का होगा हिंदी। पहले इंग्लिश है जो कि 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश हो गया इस दो सीरीज के अंदर। और भी है हिंदी का सिलेबस। हिंदी का बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बिकॉज हिंदी का पोर्शन मैक्सिमम परसेंटेज और मैक्सिमम नंबर जो है ना वो हिंदी के ही बनते हैं, 70 मार्क्स, जो कि किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं बनते, जो कि हिंदी ग्रामर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो ये भी और सिलेबस है हिंदी का। नाउ आगे देख सकते हैं आप। यस, इसमें देखिए ये पूरा 100 मार्क्स का है। इसी में आपका ये गणित और रीजनिंग भी आपको इसमें मिले हैं। ठीक है, बुद्धि में तो ये जो पोर्शन है ये 50 नंबर का, ये और ये 50 नंबर का हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो रिमेनिंग ये इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान इस तरीके के, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने ये रिपीट कर दिया सारी की सारी चीज़, ताकि जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से उनको भी पता लग जाए इस चीज़ के बारे में कि हमने पहले पार्ट में क्या डिस्कस किया था। और आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप पार्ट नंबर 1 को भी देख सकते हैं ना। विदाउट टाइम वेस्ट हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए, ये कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये कौन से पेपर में आए, तो ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो 31 अक्टूबर 2017 में है, जो 9 बजे की पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा था, वह हुमायूं की कौन थी? हुमायूं की वह बहन थी, सिस्टर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य बहती है? देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन था ये हिस्ट्री से ही आ गया। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत मिलेगी इन 50 मार्क्स के अंदर आपको। ठीक है, अगर इन 50 को भी फर्दर हम डिवाइड करें तो इसमें भी मेजर पोर्शन 50 to 20 मान सकते हैं हम, मान सकते नहीं, इवन हो गई ये हकीकत है। अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ये तो हमारा साइंस हो जाता है। क्या हो जाता है? साइंस। जो रिमेनिंग 30 मार्क्स हैं वो आपके हिस्ट्री जियोग्राफी करंट अफेयर MP GK GS वर्ल्ड अफेयर वर्ल्ड, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर जो है, देखिए आप इस नंबर को मत देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये जो नंबर है इस क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए 70वें नंबर पे है, बस मेरे वीडियो के अनुसार तो ये पहले ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, देखिए ये एमपी जी के जीएस से आ गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में बहती है, ठीक है, मतलब इन स्टेट को कनेक्ट करती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, एल्कलाइट, एल्कलाइट जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है? देखिए ये एल्कलाइट जो फैक्ट्री रहती है, इसके अंदर जो अफीम रहती है और जो गांजा रहता है उसका निष्कर्षण और अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है, तो वो नीमच के अंदर है। कहाँ पर? नीमच, ठीक है, नीमच। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1983 में स्थापित हुआ, बट व्यापम के अनुसार इसमें 1981 लिखा हुआ था, जो कि रॉन्ग है। 1983 में स्थापित हुआ था, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 81 में आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये दो राष्ट्रीय उद्यान हैं जो 1981 में स्थापित हुए थे। 1955 की बात करें तो ये आपका सबसे फेमस और पुराना, जिसका 940 वर्ग किलोमीटर का आपका एरिया है, जिसे बोलते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वो स्थापित हुआ था, ठीक है। और 1958 की बात करें तो ये आपको 1958 में आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थापित हुआ था। तो इस तरीके से आपको ये एस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो टिप पे याद होना चाहिए, ताकि आप बहुत जल्दी बता सकें। ये 79 है, ये आपका भोपाल का वन विहार एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1979 के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983, ठीक है। और व्यापम ने देख रखा है 81, जो कि गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन कैंपेन लॉन्च किया था मुस्लिम लीग ने, जो कि 1946 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले पार्ट भी हमने डिस्कस किया है, तो पहले पार्ट के अंदर भी आप स्पेशलिटीज देखेंगे एमपीएसआई के 2017 के पेपर के अंदर, कि जो ईयर हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे गए, डेट नहीं पूछी गई, इवन ईयर पूछे गए, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ नेशनल पार्क्स हो गए, उनके भी ईयर पूछे, कोई घटना होती है तो उसके भी ईयर पूछे, एक दो ईयर नहीं 7 से 8 ईयर, पिछले पार्ट नंबर 1 देखेंगे आप तो उसमें भी 7 से 8 ईयर पूछे गए कि कौन सी घटना कब हुई या कौन सी कोई बॉडी है वो कब स्थापित हुई। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना आपको, अगर एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइमलाइन बहुत अच्छे से याद करनी है, जिनको नहीं होता है उन्हें और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। तो 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन में भी ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक, देखिए फिर से ईयर पूछा है, विश्व बैंक कब बनाया था? 1944 में बना था। मैंने पहले ही रिपीट किया इस चीज़ को कि 8 से 10 क्वेश्चन जो तुम्हारे 8 मतलब मैक्सिमम 8 क्वेश्चन जो है ना वो ईयर से पूछे जा रहे हैं, कोई सी चीज़ कब स्थापित हुई। अभी ये पूछ लिया विश्व बैंक कब बना था, तो 1944 में बना था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन तो ये बनता ही है, कंट्रीज एंड कैपिटल से, जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जॉर्डन की अम्मान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो मंदिर का निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थर से किया गया, ओके, किया गया। अब इसने ये नहीं पूछा कि बनवाया किसने, क्योंकि वो सभी को पता था चंदेल राजवंशों ने बनवाया था। लेकिन ये पूछा जो वर्तमान में खालिस्तान से लाया गया, तो वो पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो वो पन्ना से लेके आए थे। कहाँ से? पन्ना से, क्योंकि पन्ना छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास है और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है खजुराहो मंदिर, ओके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सांझा के पारंपरिक लोकगीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो शाम में जो लोकगीत गाए जाती हैं वो यंग गर्ल्स रहती हैं, जो कवारी लड़कियां और जो युवा लड़कियां रहती हैं, उन वो गाती हैं सांझा के पारंपरिक लोकगीत। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वापस से ईयर पूछा है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि लागत एवं विपणन आयोग की स्थापना की 2017 के अंदर। 2017 में स्थापना की, 2017 में पूछ लिया। बहुत सारे नए डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश सरकार ऐड करती जाती है, तो उसी समय ये डिपार्टमेंट खुला था। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश कृषि लागत एवं विपणन आयोग 2017 में बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारायण श्रीधर बेंद्रे प्रसिद्ध हैं, तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो कि पहले एक्चुअली में ये
अब एमपी के माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के। बेसिकली इनका जन्म तो महाराष्ट्र के आसपास हुआ था। ये एक चित्रकार है, फेमस क्या है, पेंटर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया। तो इसे तो आप जब हिस्ट्री जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे एमपी के, तो 16 जोन में पूरे जो वन क्षेत्रीय मंडलों को विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रीय मंडलों को 16 जोन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 600 ईसा पूर्व और 325 ईसा पूर्व के महाजनपद काल के दौरान बौद्ध और जैन साहित्य, देखिए ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं तो उस समय है ना, पूरा भारत में 16 महाजनपद बटे हुए थे, जो कि एक अवंती जनपद जो कि फेमस था अपने मध्य प्रदेश के अंदर, अवंती, ठीक है, अवंती जनपद। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मेले में जमात नामक भक्तों का समूह विश्व भर से आता है। जमात, तो देखिए ये आलमी तबलीगी इज्तिमा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, जो कि भोपाल के अंदर लगता है, इसके अंतर्गत है। विश्व भर से लोग भाग आते हैं जमात, ठीक है, इसको अटेंड करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रानूबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है। तो गणगौर जो नृत्य करते हैं, जो मालवा क्षेत्र का नृत्य है, ये जो नृत्य है वो रानूबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है। गणगौर मालवा और निमाड़ के क्षेत्र का एरिया का ये नृत्य है गणगौर वाला, ठीक है। तो ये उस समय इन लोगों को समर्पित है, रानूबाई और धानियर सूर्यदेव। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना और पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है। जावरा, जावरा आपको पता होगा है रतलाम के अंदर है। सैलाना राष्ट्रीय उद्यान ये भी रतलाम के अंदर है। तो ये सारे के सारे रतलाम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायाधीश दीपक मिश्रा को भारत के खालिस्तान मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2017 के समय इन्हें नियुक्त किया गया था। ये 45वें कौन से नंबर के थे, 45 नंबर के, ठीक है। अगर ये 45वें थे और अगर आज की बात की जाए, ये 2017 की बात है, ठीक है, और आज की बात की जाए, आज चल रहा है 2021, तो आज कौन है ऐसे बोबड़े, मतलब शरद अरविंद बोबड़े, कौन है शरद, जो कि 47वें नंबर के। तो भाई 45 के ए थे, 47 के ए थे, तो 46 नंबर के कौन थे। तो 46 नंबर के मैं आपको बता दूं, ये थे रंजन गोगोई, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो दीपक मिश्रा हैं उन्होंने रिकमेंड किया रंजन गोगोई को, फिर रंजन गोगोई ने रिकमेंड किया कि शरद अरविंद बोबड़े को बना दो। तो क्योंकि जो इनके अंडर में अच्छा काम करता है उनको रिकमेंड कर देता है। अभी ये शरद अरविंद बोबड़े हैं, जिनको रिकमेंड करेंगे वही अगला आपका चीफ जस्टिस CJI बनेगा, ठीक है। तो 45 तक तो पता होगा। 45 से पहले की बात करें तो 44वें कौन थे, तो जस्टिस खेयर जो थे, एक सरदार जो थे जस्टिस खेयर, वो आपके 45 पे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको टिप पे याद होना चाहिए जब आप इस तरीके के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 2017, ठीक है। अब शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, ये तो सभी को पता है 9वें थे। चलो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अभी जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के, देखिए रामनाथ कोविंद जो 2017 में बने हैं, ये जो हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से हैं, 14वें नंबर के। अच्छा 14वें नंबर के हैं, तो 12वें 13वें नंबर के कौन थे, तो 13वें नंबर के ये 2017 से बने रहेंगे 22 तक, 2022 तक बने रहेंगे, 5 साल के लिए टेन्योर रहता है, ठीक है। तो अभी 2012 से फिर 17 तक कौन थे, ठीक है, जो कि 13वें थे वो कौन थे, तो वो थे प्रणब मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी। तो 13वें वो थे, तो 12वें कौन थे फिर, तो 12वें जो है 2007 से, जो कि 2007 से 12 हो जाएगा। फिर 2007 से 12 कौन थे, ये 12वें नंबर के, तो ये हो गए प्रणब मुखर्जी, ये रामनाथ कोविंद हो गए, ये प्रणब मुखर्जी हो गए। तो इनसे पहले थी अपनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलो ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर की हो गई। तो 11वें नंबर के कौन थे, तो 11वें नंबर के 2005 से 2007 बनेगा, जो कि
पीछे की तरफ जाएं तो 2007। 11वें नंबर के बहुत फेमस, सॉरी 5 से नहीं बनेगा, 2 से 7 बनेगा, 5 साल का टेन्योर रहता है, 2 से 7 बनेगा। और ये 11वें नंबर के बहुत फेमस APJ अब्दुल कलाम आज़ाद 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, 11वें नंबर के APJ अब्दुल कलाम हो गए, 12वें नंबर के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई, 13वें नंबर के प्रणब दा हो गए, और 14वें नंबर के अभी जो फिलहाल करंट 2021 में जो अभी सर्व कर रहे हैं वो हो जाएंगे अपने। और 9वें नंबर के तो ये आपने से पूछे ही, शंकर दयाल शर्मा। अब 10वें नंबर के बच्चे वो आप कमेंट करके बताइए 10वें नंबर के कौन थे। ठीक है, तो ये 14वें नंबर के रामनाथ कोविंद अभी सर्व कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाके में कौन से क्षेत्र में स्थित है। देखिए अगर MP का मैप अब मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा बट फिर भी कोशिश जारी रहेगी। आप देखिए इस मैप को देखिए, ठीक है, इस तरीके से MP का मैप है। यहाँ पे आपका नीमच मंदसौर वाला इलाका है, ये अपना मालवा है, और ये ऊपर थोड़ा निमाड़ रहता है, और ये अपना भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, और ये आपका ये कहाँ की बात कर रहे हैं, रीवा पन्ना। तो रीवा पन्ना का पठार ये है। अगर इस पूरे को मैं नॉर्थ साउथ में बांटूँ, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये हो गया ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो ये वाला इलाका कहाँ पे आ रहा है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट में आ रहा है कि नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट कौन सा, मतलब उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा है, अवंती के महाजनपद से। तो देखिए अभी जस्ट इससे पहले वाले मैंने बनाया ये मैप, तो ये महाजनपद अवंती जो है, ये अवंती जो जनपद मैंने बताया था कि उज्जैन को बोलते थे, ये उज्जैन वाला इलाका है। ठीक है, अब ये उज्जैन वाला इलाका है, इसको अवंती बोलते थे। तो ये रीजन की बात कर रहा है कि कौन से रीजन को बोलते थे, तो मालवा रीजन, ये मालवा रीजन का पार्ट है, ये मालवा वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा। तो अवंती जनपद के अंदर मालवा वाला रीजन आता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में ब्रिटिश ने नागपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया था। जो ब्रिटिश लोग आए हुए थे उन्होंने नागपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया था। दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश भी शामिल था, जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश भी शामिल था। तो ये नागपुर की बात करें तो ये हमारा, जैसे ये लास्ट में बात करूं तो ये मैंने मैप बनाया था, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है, ये पूरा इलाका महाराष्ट्र का, ये पूरा नीचे। तो इसमें हमारा ये मध्य प्रदेश भी शामिल, कुछ हिस्सा शामिल था, है ना, बाद में अलग हुए हम 1956 में बन के। ठीक है, तो ये नागपुर जो है ना 1853 में क्या उन्होंने हथिया लिया था। 1853 में जो ब्रिटिश शासन है उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुकोजी राव प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तुकोजी राव प्रथम की मृत्यु हुई थी 1751। देखिए ये दो वापस से ईयर फिर आ गए, तो लगभग 4 तो ईयर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 2 ये ईयर आ गए और 1-2 और आने बाकी होंगे अभी। किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जनवरी फरवरी यानी ठंड का महीना रहता है, उस समय ये ग्वालियर में जिसे रामलीला का मेला बोला जाता है, उसमें बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें व्यापार अपने अपने लोग अपनी अपनी शॉप से लेके आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चचई जलप्रपात, चचई ये जो है रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जलप्रपात वाटरफॉल की बात कर रहे हैं ना, चचई फॉल्स वाटरफॉल्स जो है ना वो रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किसके अंदर है, रीवा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल के अंदर है। कहाँ पर है, केरल के अंदर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, साथ में पेरियार नदी भी केरल के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार समान है और एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा उस समूह में नहीं है। अच्छा, तो यजुर्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। देखिए यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद ये तीनों तो आपके वेद हैं, और एक और होता है सामवेद जो कि दिया नहीं। बट आयुर्वेद एक कोई भी डिसीज को सही करने की एक प्रोसेस है, आयुर्वेद एक तरीका है जिसके द्वारा भी डिसीज को करेक्ट क्योर किया जाता है। ठीक है,
तो ये तो एकदम गलत ही हो गया, तो ये सारे ऋग्वेद थे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी होती है? मोस्ट फ्लेक्सिबल मैलेबल, तो धातु है वो स्वर्ण है, ये बहुत ज़्यादा लचीली होती है। ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा लचीली स्वर्ण सोना ही रहता है, गोल्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह ताप बिंदु जिस पर कोई द्रव ठोस, तरल एवं गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है उसे बोलते हैं त्रिक पॉइंट। ठीक है, त्रिक पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस वो तीनों की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार विद्युत बल्ब के अंदर जलने वाले तंतु की ऊष्मा गिलास से बाहर आती है? ये कि ऐसे अगर ये बल्ब है, ठीक है, तो ये बल्ब जैसे जल रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये फिलामेंट लगा हुआ है सपोज करो, तो किस तरीके से ये बाहर आ रही है इसकी, तो विकिरण, जिस तरीके से हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, वो भी रेडिएशन के माध्यम से लेते हैं। किसके माध्यम से? रेडिएशन। उसी माध्यम से हमें रोशनी मिलती है, ये बल्ब या कोई एलईडी हो गया उनसे। ठीक है, तो रेडिएशन के माध्यम से हमको एनर्जी या प्रकाश मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, सिस्टोमेटिक शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो सिस्टोमेटिक शब्द जो है ना, लीनियस ने दिया था, क्योंकि उन्होंने ही हर जीव का वर्गीकरण करना शुरू किया था। ठीक है, कि जैसे मानव को होमोसेपियंस लिन बोलते हैं, तो उन्होंने प्रॉपर नाम दिए हर चीज़ों के, तो उन्होंने सिस्टोमेटिक तरीके से अध्ययन किया, तो उन्होंने ये सिस्टोमेटिक वर्ड नाम दिया था। पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन ही है कि एक घोड़ा तांगे को आगे खींचता है, जिससे तांगा आगे बढ़ता है, किस बल के कारण? देखिए, घोड़ों के पैरों से धरती पर जो बल लगाया जा रहा है, जो घोड़े के तांगे पर लगा नहीं, धरती द्वारा नहीं, घोड़ों के पैरों से धरती पर जो बल लगा रहा है, ये घोड़ा है, समय घोड़े के पैर है, ये पृथ्वी है, इस पे ये बल लगाएगा, तो क्या होगा? घोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा, धरती थोड़ी पीछे की तरफ बढ़ेगी, घोड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन है, अधिक एमिनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? देखिए, वैसे ज्यादातर जो यूरिया में परिवर्तन होने की बात करें तो ये किडनी का काम रहती है, 2 किडनियां रहती हैं, इस तरीके से ये काम करती हैं। यहाँ से जो है आपकी यूरिन आती है और इस तरीके से इस नली में ये मूत्र मार्ग है वहाँ पे जाती है। ठीक है, तो ये काम होता है आपका वृक्क यानी किडनी का। बट अधिक, यहाँ पे बोला अधिक एमिनो अमीनो अम्ल की बात करें तो ये यकृत भी काम करती है। जो यकृत रहता है आपका, वो क्या करता है, ज़्यादा एमिनो अम्ल आ जाते हैं तो उनको यूरिया में परिवर्तन करके यहाँ पे भेज देता है कि भाई अब ये तुम संभालो। फिर ये जब ये भी ब्लड को यहाँ पे आपका स्कंदन और उस तरीके से जो ब्लड में जो भी गंदे पार्टिकल्स रहते हैं या फिर अनयूज पार्टिकल है, वो यहाँ पे उनका एनालिसिस चलता रहता है और ब्लड ब्लड आपका बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, और जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं वो इसके माध्यम से मूत्र नलिका के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये ऊपर रहता है हमारा यकृत, शरीर की बॉडी में बात करूँ तो यहाँ पे अगर अधिक मात्रा में एमिनो अम्ल आ जाते हैं तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, फिर वो काम इनको देते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यकृत। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, एक एंटी पायरेटिक औषधि है, एंटी पायरेटिक करती क्या है? एंटी पायरेटिक, पायरेटिक मतलब होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, और एंटी का मतलब होता है जिसको कम करे, उल्टा। तो शरीर के तापमान को क्या करती है? कम, लोअर बॉडी टेम्परेचर करती है, शरीर के तापमान को कम करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालू में फुटप्रिंट बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन है? अगर आपको ये बालू डली हुई है, इसके अंदर फुटप्रिंट बनाना है तो पैरीफिन मोम जो है इट्स बेस्ट एक बहुत अच्छा वो है जिससे आप फुटप्रिंट बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कुछ भी चीज़ रखेगा तो बहुत अच्छे से प्रिंट देंगे। पैरीफिन वैक्स, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास तंतु किससे बनाए जाते हैं? कपास तंतु रहते हैं वो बीज से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीड से। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण, देखिए पक्षियों द्वारा होने वाला परागण तो उसे बोलते हैं अर्नियो अर्नियोथैप्ली या फिर अर्नी अर्निथ अर्निथोफिली बोलते हैं उसको, अर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा कैसे होता है? देखिए एक पेड़ इधर है, एक पेड़ इधर, इस पे भी कुछ
लगे हैं फूल पत्तियाँ, ठीक है, इस पे भी कुछ फूल पत्तियाँ लगी। अब इनमें परागण या निषेचन की जो प्रक्रिया होना है वो परागण के माध्यम से होगी। तो इस ये जो फूल है वो इससे परागण चाहता है, इससे अपना कैचअप चाहता है। तो इस कैसे कैसे संभव है ये? तो ये इस तरीके से संभव है कि कोई एक पक्षी है, वो यहाँ पे इसका रस लेने गया इस फूल का, वापस से इससे इस पेड़ से इस पे आना चाहता है फिर वो, तो उसके पैर से चिपक जाएंगे कुछ परागण। जब वो इधर से इधर आएगा ना तो वो फिर इधर जाके इस फूल से चिपक जाएंगे। तो इस तरीके से पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है उसको ही बोलते हैं अर आर्निथियोफिली। क्या बोलते हैं? आर्निथियोफिली। बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे प्रवेश करता है? अच्छा, पोलियो का विषाणु कैसे? संदूषित अगर जल व भोजन के माध्यम से, तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर यदि आप खाएंगे, जो कि बहुत प्रदूषित जल है और खाना भी है, तो उसके माध्यम से पोलियो का विषाणु जो है ना वो शरीर के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना किसका बना होता है? तो पन्ना जो रहता है वो बेरिलियम का बना होता है। किसका? बेरिलियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत हार्ड रहता है, ठीक है। निम्न में से कौन से कवक को सर्वाधिक अनुवांशिक अनुसंधानों में प्रयोग किया जाता है? तो गुलाबी ब्रेड मोल्ड जो रहता है ना, पिंक ब्रेड मोल्ड, अगर जेनेटिक्स से रिलेटेड रिसर्च हो रही है तो उसके अंदर ये यूज होगा, गुलाबी ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा के उत्तरदायी हैं? तो इन्फ्लुएंजा आपको पता होगा वायरस से होता है। किससे होता है? विषाणु से, विषाणु के माध्यम से। और डिप्थीरिया, जैसे मैंने आपको याद करवाया था, GST, गोनेरिया सिफिलिस टेटनस, ठीक है। तो वैसे याद रखो, GST पंडित, पंडित GST और आगे रखो पंडित, ठीक है। तो ये किससे? विषाणु बैक्टीरिया के माध्यम से होने वाली डिसीज थी ना, बैक्टीरिया के माध्यम से। कौन सी? गोनेरिया सिफिलिस टेटनस। और पंडित से याद रखो प्लेग डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो है वो आपका जीवाणु के माध्यम से हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया के माध्यम से। तो देखिए आप, डिप्थीरिया ये जीवाणु हो गया और इन्फ्लुएंजा होता है विषाणु से, तो दोनों चीज हो गई। पंडित से आपने क्या याद रख लिया? पा से रखो आप प्लेग, डी से याद रखो आप डिप्थीरिया, और ता से तपेदिक भी होता है। तो बैक्टीरिया से कितनी सारी डिसीज हो गई? 3 और 3 6 कवर हो गई आपकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा पक्षी है, तो ऑस्ट्रिच क्या है? सबसे बड़ा पक्षी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके कारण हाइड्रोफोबिया, रैबीज, तो ये कि वायरस है रैबीज, रैबीज होता है, जिसके माध्यम से रैबीज होता है, हाइड्रोफोबिया यानी रैबीज होता है, ठीक है। ये विषाणु के माध्यम से होता है, वायरस के माध्यम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन, तो वो हम कवक के माध्यम से, ठीक है, कवक के फंगी के माध्यम से उसे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? डॉक्टर लोग रहते हैं वो कौन कौन कैब मिरर जो रहता है, कौन कैब मिरर जो अंदर की ओर इस तरीके से दर्पण रहता है उसका यूज करते हैं। मिरर, ठीक है, कौन कैब मिरर रहता है, कौन कैब मिरर रहता है उसका यूज करते हैं। देखिए डॉक्टर जो दंत चिकित्सक रहते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अगर उत्तल दर्पण की बात आए तो उत्तल दर्पण कहाँ पे यूज होता है? तो उत्तल दर्पण के मैं यूज बता देता हूँ, उत्तल दर्पण कहाँ पर यूज होता है। जो ड्राइवर होते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके साइड मिरर में यूज होते हैं, पहला चीज, ठीक है। और उत्तल दर्पण जो स्ट्रीट लाइट्स रहती हैं उनमें भी उत्तल दर्पण का यूज होता है। दो जगह ये हो गया। और बाकी सारी जगह जैसे सोलर पैनल में हो गया और डॉक्टर का यूज हो गया, तो वो आपका अवतल दर्पण में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तारा सूर्य के अलावा नग्न आंखों से अच्छी तरह से दिखाई देता है? देखिए सूरज तो हमको एक, सूरज एक तारा है, तारा उन्हें बोलते हैं जिनका खुद का प्रकाश रहता है, ठीक है। तो सूरज तो एक तारा है, सूरज के अलावा वह कौन सा तारा है जो हम नग्न आंखों से हम देख सकते हैं? तो वो है अल्फा सेंचुरी। कौन है?
आसमान में जो ज़्यादा चमकता हुआ दिख जाएगा अल्फा सेंचुरी, वो अपना अल्फा सेंचुरी रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। पेन पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, तो पैलेंटोलॉजी उसे बोलते हैं, किसकी स्टडी को बोलते हैं, जीवाश्म का, फॉसिल का यदि अध्ययन करें तो उसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए आप, हम किससे सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सूर्य से सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि, देखिए अर्थ जो हमारी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि, इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, इसलिए वो हमको अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिसे विष पीने के बाद या उसके बाद होने वाली बीमारी को रोकने के लिए दिया जाता है, तो वो रहता है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स हम कब देते हैं, अगर किसी ने विष पी लिया है, मतलब पॉइजन ड्रिंक कर लिया है, या फिर उसके बाद कोई डिसीज़ होने वाली है, तो हम उसे एंटीडोट्स देते हैं ताकि उसको बीमारी ना फैले। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से यौगिक को जल में घोलने पर 7 से कम पीएच देगा, 7 से कम पीएच देता है विनेगर, जो सिरका रहता है क्योंकि वो एसिडिक रहता है। देखिए 7 से जो कम पीएच देंगे वो आपके एसिडिक कहलाएंगे, ठीक है, और जो 7 से अधिक देंगे वो आपके बेस कहलाएंगे। तो जो 7 देंगे वो क्या कहलाएंगे, वो न्यूट्रल कहलाएंगे, जैसे कि डिस्टिल वाटर हो गया। तो जो सिरका रहता है ये एसिडिक रहता है, ठीक है, तो 7 से कम, जल में घोलने पर 7 से कम पीएच देता है वो सिरका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसी के साथ हमारी ये सीरीज का दूसरा पार्ट भी फिनिश होता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आ रहा होगा। अगर आप कुछ भी चेंज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। आप वॉच कर देते हैं बट कोई चीज़ कमेंट नहीं करते। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट करके बताएं ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और बहुत जल्दी हम जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म करते हैं, ये हमारा मिशन प्रहार चल रहा है जिसके अंतर्गत PYQ सेशन चला रहे हैं हम। 2017 के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वन बाई वन। अभी हम 50 नंबर कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है जिसमें रीजनिंग और मैथ है वो भी कवर कर देंगे। ठीक है, बहुत जल्दी कवर करेंगे। और सब इंस्पेक्टर बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है, और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रेगुलर देखिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए अगर उनको, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको भी मदद मिल सके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और पाथ क्रिएटर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट यहाँ से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 के अंदर।